This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। और जनाब, रोज़ाना हम लोग डेली टाइम्स के ताज़ा शुमारे में से कुछ ख़बरें पढ़ते हैं और उन पर मुख्तसर तज़किया करते हैं। 3-4 बड़ी आम ख़बरें रहीं, उन अहम ख़बरों के मुतालिक बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर एहसान शेख साहब होंगे जो कि बतौर मेज़बान और मेहमान आज प्रोग्राम में शामिल होंगे। थैंक यू नासिर भाई। लेकिन आज मैं भी थोड़ी बातें करूंगा। बिल्कुल कीजिए। आज थोड़ी बातें आप भी कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर मशहूर और मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली किले, जिन्हें पाकिस्तान में किले कहा जाता है, बेसिकली उनका जो पुराना नाम था कैसियस किले था, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उनका नाम मोहम्मद अली किले हो गया। तो उनकी जो जनाजे की ना, एक तो पहले जो आप कहेंगे वहाँ पे नमाज जनाजा तो अदा की गई होगी जी, लेकिन जनाजे से पहले आपने देखा कि वहाँ पर कितने सारे लोग, बैनुल मज़ाहिब एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें उनकी बेगम ने भी चंद बातें की और बिल क्लिंटन ने भी बहुत सारी बातें की जो कि साबिक सदर अमेरिका रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो एक आज़ाद आदमी था, आज़ाद रहना चाहता था। और आपको पता होगा कि इसका ताल्लुक़ उस ग़ुलामी के दौर से है जब स्याह फाम अमरीकियों को बराबरी के हकूक़ मैसर नहीं थे। बिल्कुल सही। इस मूवमेंट के बहुत सारे लोग हिस्सा रहे, उसमें मोहम्मद अली साहब ख़ुद भी थे। मोहम्मद अली बॉक्सर, आपको पता होगा वियतनाम वॉर के ऊपर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से शायद उनको जेल भी जाना पड़ा और मेरे ख़्याल से उनके कुछ तमग़ात भी वापस लिए गए। मैं अब चूँकि तब पैदा नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने के बाद भी वो बहुत बड़े हीरो रहे, काफ़ी अरसे से रहे। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ही मेड बीइंग मुस्लिम कूल इन अमेरिका। तो लेकिन उनके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने, और कल का अफसोसनाक वाक़या भी जिसकी वजह से मुसलमानों को भी और पाकिस्तानियों को भी बिलखुसूस बहुत सारे मसाइल का सामना पेश आएगा, अमेरिका में भी, दुनिया भर में। दूसरी आम खबर सर ये है कि अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, तरखम के ऊपर कुछ चपकलिश हो गई हमारी जी। उसके बाद फिर अब यह कि मामला किधर आगे तक बढ़ेगा, इसकी थोड़ी अंदरूनी कहानी आपको बताऊँगा जी, और थोड़ा आप बताइएगा। सही, ठीक है सर। और तीसरी आम खबर ये है कि पूरी दुनिया गूंज उठी, अमेरिका की तारीख़ में सबसे बड़ी शूटिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें मैं खैर उसकी तफसील नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक बार पर एक लड़के मतीन ने हमला किया और वहाँ पे 50 से ज़ायद लोगों को जो है वो गोली मार दी उसने। और इस तरह के वाक़े के बाद अब दुनिया की शक्ल क्या निकल के आएगी, मुसलमानों को किस हद तक अपना दिफा करना पड़ेगा जो कि नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही। हमारी मीडिया का निकम्मापन और मुस्लिम दुनिया की मीडिया का निकम्मापन, इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये कुछ आगे बढ़े, कुछ दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाए। देखिए अली नासिर भाई, इस सिलसिले में एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये मुस्लिम दुनिया की मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है जी कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करे कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस किस्म की दहशतगर्दी का अगर कोई वाक़या होता है तो उसको इस्लाम के साथ मुंसलिक करके नहीं देखना चाहिए जी। वेस्टर्न मीडिया अमूमन ये करता आया है कि जहाँ कहीं भी किसी किस्म का कोई वायलेंस अगर होता है तो उसको मंसूब कर दिया जाता है इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ। इसके बरक्स उनके मीडिया ये कैंपेन जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है और उसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमानों के हवाले लिए ये एक तासुर बन गया है कि जहाँ कहीं भी अगर शिद्दत पसंदी का कोई वाक़या होगा तो यकीनन उसके पीछे किसी न किसी मुसलमान का हाथ होगा। हालांकि ये एक डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है ग्लोबल लेवल पर, और इस सिलसिले में मुस्लिम दुनिया की मीडिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल बनता है कि वो ये हाईलाइट करें कि दहशतगर्दी होती है, इसका किसी मज़हब से और इसका किसी मसलक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हमारा मीडिया इस हवाले से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम हुआ उसकी है। एक वजह मैं आपको उसकी वजह से हम देख ये रहे हैं कि दुनिया में ये एक तासुर बन गया जो कि
हकीकत के बिल्कुल बरक्स है जी कि मुसलमान लोग जो हैं वो दहशतगर्दी के मामलात में इन्वॉल्व हैं। हालांकि हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग जो है वो ज़्यादा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करते हैं मुसलमानों के मुकाबले में, लेकिन मीडिया में फोकस जो है वो मुसलमानों की शिद्दत पसंदी एक फोकस बन के रह गई। बड़ी आम बात आपने की है और उसके बड़े दूरदर्श नताइज निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले सैन बर्नार्डिनो के अंदर एक वाकया पेश आया। देखें, लोग मुझे कहते हैं इस तरह के वाकयात से क्या कारोबार पे असरात मुरतब होते हैं? बिल्कुल होंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि अमेरिका में कोई +92 का नंबर उठाने के लिए तैयार नहीं है, सही, कारोबारी वजह से। और फ्रांस के पिछले साल के वाकयात के बाद, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन यूरोप के अंदर भी हमारी जो रेपुटेशन है बिल्कुल थर्ड क्लास हो गई। बिलखुसूस मैं इस वजह से बात करूंगा कि पता नहीं प्रोफेसर साहब आप इससे इत्तेफाक करें या नहीं, मैं पाकिस्तानियों पर बहुत तनकीद करता हूं क्योंकि मेरे अपने वतन के लोग हैं। बिल्कुल, बहुत तनकीद करता हूं क्योंकि डांट बंदा अपने ही बच्चे को सकता है, दूसरे बच्चे को इंसान नहीं डांट सकता। और अगर तंबीह करे या इस्लाह करे तो अपने ही रिश्तेदारों की कर सकता है, अपनी बीवी को कुछ कह सकता है, बीवी आपको कुछ कह सकती है, क्योंकि दूसरे की बीवी पर आपका कोई हक नहीं होता। बिल्कुल सही, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा के अंदर सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता कौम है। बिल्कुल सही, यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के हवाले से तो पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के हवाले से ये बात तयशुदा है कि अगर रहनुमाई का कोई किरदार अदा करना है तो वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने अदा करना है। मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई का किरदार पाकिस्तान ने ही अदा करना है। जी बिल्कुल। और जाहिर है कि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा हैं, तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि डिफेंस के हवाले से अगर देखिए तो जो पावर अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है वो मुस्लिम दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो इसलिए लीड रोल तो पाकिस्तान नहीं अदा करना। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके इस बात की तरफ इशारा कर, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि इस किस्म की जो शिद्दत पसंदी के वाक़यात होते हैं और उन्हें मुस्लिम दुनिया की तरफ मंसूब किया जाता है, ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरफ उनको नहीं, ये लड़का अफगानी था जी, वो लड़की ताशफीन बर्नार्डिनो वाली पाकिस्तानी थी। लेकिन जो जब कभी भी आप देखिए तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे निकलेंगे कि वो पाकिस्तानी नज़ाद लोग होते हैं। पता नहीं होते हैं या नहीं, शायद ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है, लेकिन इसके जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर मनफी असरात बहुत सारे मुरत्तब होंगे। और आपने जो बात की उसमें एक इजाफा और जी, हम दिफाई ताकत हैं, बिल्कुल सही, तालीम के हिसाब से मुस्लिम उम्मा के अंदर आगे हैं, बिल्कुल सही। जहानत और अकल के मुतालिक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये कहता है कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है मुस्लिम दुनिया के अंदर। अगर किसी से ज्यादा नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। सही है। हमें अब माशी कुव्वत बनना है, बिल्कुल, जिसमें हम बुरे तरीके से नाकाम हो रहे हैं जी। कभी हम चीन का पल्लू पकड़ लेते हैं, कभी वेस्ट का दामन पकड़ लेते हैं। देखिए, अगर कभी किसी का मैं वैसे बता रहा हूँ, कभी मशरिक वस्ता का ज़ेरबंद नहीं, माजरत चाहूँगा, सॉरी, कभी मशरिक वस्ता का कोई पोशाक का टुकड़ा पकड़ लेते हैं, कभी ईरान का जो कॉलर है वो पकड़ लेते हैं। हम सब के जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं, जबकि दुनिया हमारा सहारा ढूंढ रही है। देखिए अली नासिर भाई, इसकी वजह देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 67-68 सालों में 70 सालों में तकरीबन सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ ग्रेजुअली माशी हवाले से तरक्की तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम रहा है कि हमारी पॉलिसीज़ जो है वो सस्टेनेबल नहीं रही है। पॉलिसीज़ में जो तसलसल ना होने की वजह से, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हमारी पॉलिसीज़ जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी भी हमारी वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रही है, इसी तरीके से इक़्तिसादी हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ हमारे जो इकनॉमिक रिलेशंस है उसमें भी जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही होती है। हम असल में बड़े शॉर्ट साइटेड के लोग हैं। हमारे पास जो है वो माशी तौर पर जो है वो कौमें तरक्की करती हैं कि जिन्होंने 3 तरह की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखा होता है, यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ भी उनकी बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होती है, उनकी मिड टर्म पॉलिसीज़ भी वेल डिफ़ाइन होती है, और लॉन्ग टर्म उनका एक विजन होता है। हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से सूरत हाल यह है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म विज़न हमारे पास मौजूद नहीं होता है,
जो कुछ भी हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं और वो डे टू डे बेसिस पर चेंज हो जाती है। 9/11 के वक्त आप देखिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जिस तरीके का यू टर्न हमें देखने को मिला है, कमोबेश इसी तरह की यू टर्न वक्तन फ़वक्तन हमें इक़्तिसादी हवालों से भी देखने को मिला था। अर्ली 70s में देखिए कि थ्रू आउट द 60s हम एक कैपिटलिस्ट मॉडल इकोनॉमी का फॉलो करते आ रहे थे। तो जैसे ही रिजिम चेंज हुआ है और भुट्टो साहब की हुकूमत आई है तो फौरी तौर पर हमने उस एक पूरे इस्टेब्लिश्ड मॉडल को स्विच किया और हम सोशलिस्ट मॉडल की तरफ चले गए और नेशनलाइजेशन हमने कर दिया। और जाहिर है कि ये इतनी तेज़ी से हमने किया था कि उसके मनफी असरात आज तक कौम भुगत रही है। और वो जितने भी हमने इकोनॉमिक यूनिट्स को, बिजनेस यूनिट्स को जो है वो नेशनलाइज किया था, आज तक वो लॉस मेकिंग यूनिट्स के तौर पर चले आ रहे हैं और हम प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई उनकी जो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कोई इन्वेस्टर उन्हें परचेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस किस्म के रिजिम स्विच जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, सडन चेंज होता है। हालांकि सिलसिला ये होता है कि आज हम कोई भी माशी फैसले की तरफ जा रहे हैं तो उसके हमारे पेश नज़र जो है वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमें, आपने तंग नज़री का जिक्र कर दिया ना, सारे मसले मसाइल को आपने जो है वो दरिया को कूजे में, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि हम जो है वो बड़े शॉर्ट साइटेड किस्म के लोग हैं और बहुत शॉर्ट टर्म विजन हम रखते हैं। ये एक मसला है। अच्छा, आपको अंदर की कहानी बताऊं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट का, और मुस्तकबिल में ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप देखिएगा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की ये जो झड़पें हुई हैं बॉर्डर पर, इसकी वजह से अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुतासिर होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आप एंडोर्स कीजिएगा या नहीं कीजिएगा या उस पर अपना तज़िया दीजिएगा। अब कहानी कुछ इस तरह की बन के आएगी कि चंद दिनों के अंदर जब तिजारती तौर पर एक तरह का अनअनाउंस सा एम्बार्गो सा आ जाएगा, तो हम बॉर्डर से माल जाना बंद हो जाएगा, तो अब इस्तेमाल करो चाबहार, अब इस्तेमाल करो बंदर अब्बास। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान से अगर आपने अफगानिस्तान जाना है तो आपको सदर्न अफगानिस्तान में से जाना पड़ेगा जहां पर तालिबान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है जी। और वहां पर बिल्कुल ऐसे है कि कारवान लुटेंगे। बिल्कुल, तो दे विल नॉट चूज दिस रूट। अली नासिर भाई, इसको हमें जो है वो इस सारी डेवलपमेंट को सीपेक के तनाजुर में देखना है, देखने की ज़रूरत है। असल में इसके पीछे जो है मेरी नाचीज़ राय तो यह है कि यकीनन जो है इंडियन लॉबी का एक जो है वो इन्फ्लुएंस है और वो यकीनन सीपेक के हवाले से जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को जो है वो हर्ट करना चाहते हैं। इसलिए कि ये ज़ीरो सम गेम है पाकिस्तान सीपेक और इंडिया का एक ज़ीरो सम गेम है। अगर सीपेक कामयाब होता है तो यकीनन उसके मनफी असरात मुरतब होंगे खित्ते में, इंडिया के इक्तिसादी सूरत हाल उससे मनफी तौर पर मुतासिर होगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात कर रहे हैं हम बदलती सूरत हाल, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, सीपेक वगैरह वगैरह। प्रोफेसर साहब, आपको अंदर की कहानी में बता रहा था। अब अगला स्टेप, चूँकि आपने कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और आपने ख़ुद ही बिल्कुल सही समत में उसको सीपेक की तरफ मोड़ दिया, तो मैं ये भी बतलाता चलूँ कि सीपेक की भी बहुत लंबी कहानी है। अगर मैंने तफसील बताई, असल में बात की है कि सर पाकिस्तान जो है ना, इसकी जो आवाम है, यानी मैं, आप, हम सब, हमारी कोई औकात नहीं है। माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपके सामने सूरत हाल यही है कि हमारे यहाँ जो है वो कहने को तो जमहूरियत रही है और डेमोक्रेसी है, और पिछले प्रोग्राम में जैसे कि आपने कहा था बिल्कुल कि बराए नाम जमहूरियत पाकिस्तान में है, तो इसलिए जो है वो हमारे अवाम की विलिंगनेस जो है वो हमारे हुकूमत को नजर में नहीं रखा जाता। बिल्कुल हमारे हुकूमत के फैसलों में वो नजर नहीं आती है। एक आपको मिसाल बता जी, क्या हुआ कि भुट्टो साहब को उतारा जिया ने। आपको पता है जिया साहब जो थे वो तो मुख्तलिफ जहनीत के शख्स थे, बिल्कुल हैं, लेकिन भुट्टो साहब ने उनको चीफ बना दिया। चलो ठीक है, वो बन गए। तब वो दुआ कर रहे थे कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे उनको प्रेशर ना आए वेस्टर्न वर्ल्ड से,
तो अफगान जंग शुरू हो गई। सही। जंग को फिर एक और नाम दिया गया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसमें अगर आप चार्ली विल्सन्स वॉर फिल्म भी देखें और किताब भी पढ़ें, आपने पढ़ी होगी ज़रूर, आपकी नज़र से गुजरी होगी, तो उसमें जो हथियार थे वो शायद इजराइलियों से मंगवाए गए, मतलब ऐसे बताया जाता है किताब के अंदर कि वहाँ से मंगवाए गए और उन हथियारों को यहाँ पे बांटा गया और उन हथियारों के ज़रिए वो जंग लड़ी गई। बिल्कुल। अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, किस तरह की हम लोग गुनाह सरजद करते हैं, और उसमें फिर हमारे मुल्क के बच्चे, नौजवानों, सबको मरवाया गया ताकि ज़िया साहब की जो है वो देखिए तोल मिले। फिर दूसरा तो सुन लें, एक और भी तो हुआ फिर उसके बाद जैसा तैसा पॉलिसी चेंज आया। आपको पता है ये जो अभी मौजूदा तौर पर जिन्हें हम शिद्दत पसंद वगैरह कहते हैं, ये भी हमारी क्रिएशन है। बिल्कुल सही। आपको पता होगा कि 1996 के अंदर ये हमने खुद बनाए। बिल्कुल सही। अफगानिस्तान के ऊपर वक्ती तौर पर हमने कब्जा करवाया इनसे। सही। उसके पीछे मतलब साफ है ना, सियासी हुकूमत उसके पीछे थी तब। बिल्कुल सही। सियासी जमहूरी तौर पर इलेक्ट इसका खुलम खुला एतराफ करती रही हैं। फिर उसके बाद आपको पता है नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उससे पहले ये शुरू हो गया था सिलसिला। जो लोग न्यूज़ क्लिपिंग चाहें तो नेट से निकाल लें। बिल्कुल। फिर आपको पता है मुशर्रफ साहब 2 कुत्ते लेकर आ गए जी अपने साथ। पहली दफ़ा जब टीवी पे आए थे तो 2 कुत्ते लेकर आए थे। आपको पता है कुत्तों का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार है। नहीं तो लाए थे बड़ी जुबानी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, जुबानी नहीं, 2 कुत्ते लाए थे वो। फिर उसके बाद फिर पॉलिसी चेंज आ गया। देखें, ये इनकी हुक्मरान तबके की पॉलिसी चेंज है जी। इसके पीछे हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचता फिर रहा है, डिस्को डांस करते फिर रहा है, देखिए उसका कोई मुफाद नहीं है। अवाम का और हुक्मरानों का एक डिस्कनेक्ट तो मौजूद है। हुक्मरान जो है उनको अवामुन्नास के जिंदगी से और उनके की लाइफ से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरीके से ये जो डिस्कनेक्ट है, तो देखिए कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के साथ अलाइन हुई हुई होती हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें सूरत-ए-हाल इस किस्म की देखने को मिलती है कि बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान में अचानक अगर आपको देखने को मिले, तो यकीनन इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक पॉलिटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मेरे जहन में 2 सवाल हैं जी बड़े ही अहम। पॉलिसी डिस्कशन है, बड़ी मज़ेदार है, तो मैं और आप तो ये कर लेंगे, कोई इससे ऐसे ना हो देखने वाले नाराज हो जाएं। अब पता है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे बता रहा था, नहीं जी। अभी प्रोग्रामों का इल्म जो होता है वो तो फरिश्तों तक को हो जाता है जी। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पंजाब के आने वाले बजट और सिंध के गुजरे हुए बजट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सिंध का जो बजट गुजर गया उसके मुतालिक मुख्तसरन अपनी राय दें। वैसे तो इंतहाई रिवायती था, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक ज़ुमाने फ़िक्रा कहा कि सिंध का बजट गुजर पास्ड अवे। ठीक है, पास्ट अवे नहीं, आपने पास्ट अवे अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया। पास हो जाने को भी कह देते हैं, पास्ट अवे आपने कह दिया। अच्छा, देखिए, लेकिन इस बजट में देखिए कि अगर प्रायोरिटी के हवाले से देखें तो फोकस बड़ा क्लियर है। वज़ीर ख़जाना ने उन्होंने जो 4 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं: एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और जो लोकल गवर्नमेंट। ये 4 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। इन प्रायोरिटी के हवाले से आप देखिए तो ये प्रायोरिटी बड़ी ही अच्छी मुझे मालूम होती हैं, लेकिन देखना यह है, अच्छा, उन्होंने फिर ये क्लेम किया कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और हमारा सारा एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है वो सारा का सारा इन 4 प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ जो है वो एलोकेट होगा। इस हद तक बड़ी खुशाइंद सूरत-ए-हाल है। और फिर उनका क्लेम यह है कि आइंदा सालों में भी हम इन्हीं सेक्टर्स को फोकस करते रहेंगे। ये सूरत-ए-हाल मुझे बड़ी खुशाइंद मालूम होती है, लेकिन सिलसिला यह है अली नासिर भाई कि देखना यह है कि ये प्रायोरिटी जो उन्होंने सेट की हैं 18वीं तरमीम के बाद, यकीनन ये सारे कामकाज यानी डेवलपमेंट के हवाले से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हो गई है, एजुकेशन उनकी ज़िम्मेदारी। तो जो मतलब ड्राइविंग फोर्स है डेवलपमेंट के पीछे वो ये 4 सेक्टर ही हो सकते हैं। लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन करना है, और लोगों को लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड मसला नहीं है।
उसकी वजह आपको बता दूं। जी। इस कौम का मसला ये है कि शीरी मज़ारी को उन्होंने क्या कह दिया, देखिए उन्होंने माफी मांगी। मेरी एक बात छोटी सी, प्रोफेसर साहब प्लीज जनाब जवाब देना है आपने इस सवाल बिल्कुल का। बिल्कुल प्रॉब्लम ये सेहत के मामले आपने उठाए, बिल्कुल तालीम के मामले आपने उठाए। जी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़ के तमाम सियासी जमातों से, बिलखुसूस मैं चाहूँगा, मैं वैसे हाथ जोड़ के हमेशा कहता हूँ, शीरी मज़ारी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि लोगों की तालीम के बारे में भी अब आप जोर दें। इसका अगर आप बदला लेना चाहती हैं, अगर आप बदला लेना चाहती हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आप ख्वाजा आसिफ साहब से बदला लें, तो आप बदला इखलाकी तौर पर इस तरह से लें कि आप बजट पर बहस करें, उसमें तालीम और सेहत के मौजू पर बात करें। जिस भी सूबे में आपके इलेक्टेड प्रोफेशनल्स हो वहां पर आप जाएं। अली नासिर भाई, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि हमारे मुक़्तदर हल्के खुसूसन हमारे सियासतदान वो हमेशा नॉन इश्यूज़ पर कौम को उलझा कर रखते हैं। अब ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था कि ना तो ख्वाजा आसिफ साहब को इस किस्म की बात कहनी चाहिए ही, उन्होंने गलत किया। वेरी डिग्निफाइड मिनिस्टर, ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो इस हवाले से जो है उनकी गुफ्तगू बड़ी डिसेंट होनी चाहिए। छेड़ होगी जी, अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ख्याल रख रहे हैं तो वो उनकी छेड़ होगी, ऐसे ना करें आप। देखिए साहब, कम से कम जो है बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे माजरत, हंसी आप भी रोक रहे हैं अपनी, हंसी मैं भी रोक रहा हूँ अपनी। मैं ये समझता हूँ कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनको लुक आफ्टर कर रही है, माजरत के साथ। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि देखिए कि हमारे जो सियासतदानों को नॉन इश्यूज़ की तरफ कौम को नहीं लगाना चाहिए। सियासतदानों की अपनी गलतियाँ हैं, यकीनन इस किस्म की सूरत हाल इस वक्त बड़े बड़े इश्यूज कौम को फेस करने पड़ रहे हैं। बजट पे डिबेट का कोई मंतकी इंजाम निकला, मुझे देखिए बजट पर डिबेट करनी थी। सबसे ख़तरनाक जो सूरत हाल हमारी मुस्तकबिल की माशी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ करप्शन, इस पर हमारी पार्लियामेंट ने खातिर ख्वाह कोई डिबेट नहीं की, हमारे सियासतदानों ने ऐसा नहीं किया। और फिर दूसरा ये कि नॉन इश्यूज़ की तरफ कौम को लगाने की कोशिश की गई। माजरत के साथ अली नासिर भाई कि सियासतदानों ने तो तवज्जो हटाने की कोशिश की ही, लेकिन हमारा मीडिया भी जो है वो इस हवाले में से उनके साथ एक तरह से मिल गया है और उन्होंने भी इन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया। शायद हमारी कौम जो है वो अभी, हमारे यहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो है वो प्रिसाइजली ये डिफ़ाइन कर सकें कि हमारे नेशनल इश्यूज़ क्या हैं और हमारा हर शख्स, हमारी कौम का हर शख्स जो है वो नेशनल इश्यूज़ पर गुफ्तगू कर सके। फेडरल बजट हो या सूबाई बजट हो, मुझे ये बताएं कि डिस्कशन का महवर ये रहा कि मेरी ज़ाती, मतलब ज़ाती हुई ना जो भी बात, उन्होंने कहा जी मेरी ज़ाती तौर पर मेरी हतक, मेरी इज्जत की जी और मेरी तौहीन की गई। बिल्कुल क्या उन बच्चों की तौहीन नहीं है जो स्कूल जाने के लिए रोज 10 मील जिनको पैदल चलना पड़ता है? बिल्कुल सही है। दूसरा सुने, अस्पतालों के अंदर बिल्कुल सही है, 3-3 लोग एक बिस्तर के ऊपर लेटे हुए, क्या उनकी तजलील नहीं है? बिल्कुल। मेरा सिर्फ एक सवाल है, तमाम मर्द पार्लियामेंटेरियन से और तमाम खवातीन पार्लियामेंटेरियन से भी जी कि बजट के ऊपर आपने बहस नहीं की, ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर आपने बहस की, बिल्कुल आपने अपनी हतक इज्जत के ऊपर डिस्कशन की। मेरी कौम के बच्चे जो हैं सुबह में, प्रोफेसर साहब, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती पैदल, बिल्कुल अब्बा उनको साथ लेकर जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये झूठी बातें करती है मीडिया हमारी कि जी लोग तालीम के खिलाफ है। मैंने देखा, मैं आपको अपनी आंखों देखा, सही है, ऐसे ही है। अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, पेट काट के उनकी तालीम के लिए, चाहे वो मुतवस्सित तबके का आदमी हो, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, बिल्कुल तालीम के लिए खर्चा करता है। मुझे ये बताएं, क्या उनकी तजलील नहीं है? वो स्कूल जाते हैं, उनको टीचर नहीं मिलता, वो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, इनको पड़ी हुई अपनी इज्जत के हमारा नाम ले दिया, हमारे बजट पे कोई बहस ही नहीं की। बिल्कुल, देखिए अली नासिर भाई, आज की दुनिया में जो है वो सबसे बड़ी तजलील तो यह है कि लोगों के लिए माशी सूरत हाल के हवाले से बरवक्त और सही फैसले ना किए जाएं। लोगों की ज़िंदगियों को अगर आसान नहीं बना रहे हैं, वो लोग आसान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और जो टैक्स पेयर्स की मनी पर जिनके अल्ले तल्ले जारी हैं,
तो यकीनन सर खवातीन की इज्जत सिर्फ उन्हीं की है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जी। हैं, जो अस्पताल जाती हैं, पोस्ट नेटल जो जिनकी केयर नहीं हो पाती, जिनकी प्री नेटल केयर नहीं हो पाती। आइन में लिखा हुआ है कि हुकूमत माँ और बच्चे का ख्याल रखेगी। आईनी जिम्मेदारी हुकूमत पूरी नहीं करता। क्या खवातीन सिर्फ वही जरूरी होती हैं जो MNA या MP या सेनेटर हो? वो खवातीन जरूरी नहीं होती जो पूरी कौम की माएँ बहनें ये बच्चियां हैं। MNA और MPS जो हैं ये बुनियादी तौर पर तो इन्हें हमने मुंतखब किया है अपनी नुमाइंदगी के लिए, और अगर ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करते तो यकीनन फिर इन्हें जो है वो हमारी नुमाइंदगी की तरफ से हमारे बिहाफ पर इन्हें पार्लियामेंट में बैठने की इजाज़त नहीं मेरे और इनको बहस बजट पे करनी चाहिए, अपने जाती मामलात पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वक्त खत्म हो गया जनाब मन, वह खत्म हो गया, लेकिन तिश्नगी रह गई, कोई मसला नहीं। आगे आने वाले दिनों के अंदर अपनी गुफ्तगू को हम पूरा करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन को भी पूरा करना है, क्योंकि हफ्ता हफ्ता लोग आपका इंतजार करते हैं कि प्रोफेसर साहब आएंगे और कुछ हम इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करेंगे एकेडमिक नौयत की। सर थैंक यू आपका, आप तशरीफ लाए। नाजरीन आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हूँ, आप लोगों के सवालात की भरमार आ गई सोशल मीडिया के ऊपर। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बता दें, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बता दें। इंटरनेट के ऊपर जाओ, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल ढूंढ लो। अगर मज़ीद जानना चाहते हो, मैं सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हूँ, मुझे गूगल पे जाके ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास नोटू नहीं, फेसबुक का मेरा एड्रेस वहाँ से मिल जाएगा। बिजनेस प्लस के पते जो हैं वो स्क्रीन पर आते रहते हैं, इनके साथ भी राब्ते में रहें। मेरी तारीफ़ें दिल खोल के भेजें, और अगर कोई शिकायत हो तो दिल में रखें। आज के लिए अली नासिर को, प्रोफेसर एहसान शेख साहब को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।